वैसे तो किसी भूत का आना अच्छा नहीं है। हम वर्तमान में रहते हैं, हमें भविष्य की ओर देखना है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सहायता से मनुष्य ने भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त संसार का निर्माण करने में सफलता पाई है। लेकिन क्या भौतिक समृद्धि में सुख है, या सुख की खोज अपने भीतर करना पड़ेगी? पैसे से दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। पूंजी से वैभव और विलास के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, लेकिन अगर मन में पीड़ा है, अंतःकरण में बेचैनी है, तो कुबेर की संपत्ति भी मनुष्य को सुख का, संतोष का अनुभव नहीं दे सकती। जिस विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति की है, अभी श्री प्रेमचंद दास उसका वर्णन कर रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अब टेलीग्राम का जमाना नहीं है, टेलीफोन का जमाना है। हम कुछ ही दिनों में विश्व की परिक्रमा कर सकते हैं। हमने स्मॉल पॉक्स को जीत लिया है, ट्यूबरकुलोसिस पर विजय प्राप्त की है। मनुष्य ने चंद्रमा पर अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए हैं। लेकिन मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है, इस धरती पर उसको किस तरह से जिंदा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है। हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह से सागर में तैर सकते हैं, मगर हम इंसान की तरह से धरती पर नहीं चल सकते जिंदा नहीं। ये शिक्षा कहां मिलेगी, ये संस्कार कहां प्राप्त होगा? विज्ञान अगर जीवन को सुखमय बना सकता है तो विज्ञान एटम बम का निर्माण भी कर सकता है, और अगर वो एटम बम गलत राजनीतिक नेता के हाथ में पड़ जाएगा तो विनाश भी कर सकता है। और आज तो संसार अण्वस्त्रों के ढेर पर बैठा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम अच्छी दुनिया की कल्पना करें, बेटर वर्ल्ड, या ये चिंता करें कि ये दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी। प्रश्न ये, विज्ञान का उपयोग कैसा होता है? आग से खाना भी पकाया जा सकता है, आग से घर को भी जलाया जा सकता है। अब हमारी बुद्धि निर्माण की बुद्धि हो, विनाश की नहीं। और ये थीम है आज का, द अप्रोच शुड बी क्रिएटिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, इट शुड बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। मगर ये सीख कहां से मिलेगी, ये शिक्षा कहां से मिलेगी? इसके लिए माउंट आबू आना पड़ेगा। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आपने देखा वाजपेयी जी ने क्या कहा। मैं थोड़ा पाकिस्तान की तरफ आऊंगा। इमरान खान कल पहुंचे हैं सऊदी अरब। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान उनके इस्तकबाल के लिए आए, विच शोज के थोड़ा मामला चेंज हुए हैं, जो बीच में सऊदी अरब वगैरह ने पाकिस्तान का जो स्क्रू टाइट किए थे, अब थोड़ा सा कुछ फर्क आया है। इसके पीछे बड़ी लंबी कहानियां हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि इमरान खान जहां भी जाता है, अभी तो कोविड की वजह से पिछले एक साल में बहुत कम किया है, वरना इससे पहले ये जब इलेक्ट होने के बाद अमेरिका, यूरोप जहां भी जाता था, उसके जाने से कुछ दिन पहले बाजवा वहां पर पहुंच जाता था। सारे असल इश्यूज बाजवा डिस्कस कर लेता था एडवांस में। इसके बाद इमरान खान जाता था, क्योंकि आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी है ना पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी आपको पाकिस्तान की, तो प्रधानमंत्री ने साइन करने होते हैं जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं। तो ठप्पा बाजवा की जेब में, जैसे कि मैं शुरू से कहता हूं कि इमरान खान इज ए रबर स्टैंप जो बाजवा की जेब में पड़ी होती है। तो इमरान खान एक ठप्पा है, वो ठप्पा लगाने के लिए बाजवा उसको बाद में कहता है कि तू आ जाना। तो इमरान खान आया, बाजवा ने पहले ही सारी डील कर ली, हाथ पांव जोड़ के सारे मामला। अब इसके पीछे मैं आपको बताऊं कि काफी अरसे से एक लंबा चौड़ा हिसाब किताब चल रहा है। वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के
के दरमियान पीस एग्रीमेंट कराने की बात हो रही थी, और ये सारी जो बैकडोर से जो डिप्लोमेसी हो रही थी और पाकिस्तान इंडिया के जो नेगोशिएशंस हो रहे थे, सीज फायर को ले लें या पीस डील को कह लें, उसके पीछे ये अरब, खासतौर पे यूएई और सऊदी अरब का बड़ा इसमें रोल है, किरदार है कि ये लोग इंडिया को प्रेशराइज कर रहे थे कि आप पाकिस्तान के साथ डील कर लें, और सऊदी अरब और यूएई एक्चुअली अमेरिका के प्रेशर पे ये ब्रोकरी कर रहे थे दोनों के दरमियान। अफगानिस्तान से अमेरिका और नेटो ने फैसला कर लिया है कि इनको जाना है सितंबर में, और इनको जाने के लिए पाकिस्तान इनको ब्लैकमेल, पाकिस्तान इज ए ब्लैकमेलिंग गवर्नमेंट ऑलवेज, तो पाकिस्तान ने ब्लैकमेल करना शुरू किया कि नहीं, फिर आप हमें इंडिया के साथ पीस एग्रीमेंट करवा दें, वरना हम अपनी फौज फिर कैसे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगाएंगे, और ये और वो। पाकिस्तान को खतरा है, जो कि अमेरिकन, आपने देखा था कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने अमेरिकन कांग्रेस में रिपोर्ट जमा कराई थी कि मोदी सरकार जब भी फारिग होगी तो सबसे पहला काम करेगी पाकिस्तान के ऊपर एक फैसला कुन वार, और वो फैसला कुन हमला जब भी मोदी सरकार करेगी तो पाकिस्तान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, संभाल नहीं सकेगा। तो पाकिस्तान वांटेड ए श्योरिटी फ्रॉम वेस्ट और अरब कंट्रीज कि इन दोनों के भारत सरकार से खाली सिर्फ ये नहीं है कि अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि एक पार्टनरशिप है, और पाकिस्तान तो वेस्ट और अरब कंट्रीज का मोहताज है, भिखारी है। तो पाकिस्तान अपने इन माँ बाप, इन आकाओं से श्योरिटी लेना चाह रहा था कि भारत कोई ऐसा एडवेंचरिज्म नहीं करेगा। भारत जाहिर है आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में रहते हुए कई जगहों पर ओब्लाइज करना पड़ता है, तो भारत ने ओब्लाइज किया, और अभी शाह महमूद कुरैशी ने जैसे कि यू टर्न लिया बहुत बड़ा, कि उससे पूछा गया कि ये पाकिस्तान, भारत के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन, इसने कहा ये भारत का इंटरनल मसला है और हम इस पे कुछ नहीं कहते हैं, भारत को जो करना इंटरनल करे। जबकि इसी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पे इसने दुनिया के 56 मुसलमान मुल्कों को लेटर लिखे थे, और पूरी दुनिया में कैंपेन चलाई थी यूएन के लेवल पे और इधर उधर कि ये जुल्म है और भारत ने ये गलत किया है और फलाने ढुमकाने। आज वो यू टर्न लिया है। देखिए जरा, याद है जब मेरी सुषमा जी से एक मुलाकात हुई, फॉर्मल मुलाकात नहीं थी, वो भी SCO समिट के लिए तशरीफ ले गई थी और मैं भी वहाँ मौजूद था, तो होल्डिंग रूम में मुलाकात हो गई और तबादला ख्याल हुआ। अब आज वो मौजूद नहीं है जहानी, वो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो बड़ी अच्छी तवक्कुआत हैं पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है उनकी नज़र में कि अगर सियासी क़यादत आगे बढ़ना भी चाहे तो आपके जो इदारे हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। ये उनका एक तासुर था। Let me make it very clear to you, sir. The foreign policy of Pakistan will be made here. The Foreign Office. आप इसको क्या कहते हैं? जनरल फैज मिलते हैं रॉ चीफ से, तो इसको आप क्या कहेंगे? बैक चैनल नहीं है? मैं इसको बैक चैनल, फॉर्मल बैक चैनल नहीं कहूंगा। इसको आप क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे इसको? मैं समझूंगा कि ये दे आर मीटिंग फॉर लास्ट 2 years रेगुलरली, पहले यूके में अब यूएई में। मैं उसको ये कहूंगा कि वो एक दूसरे को सूरत हाल के बारे में आगाह गाहे बगाहे करते रहते। अब आप खुद देखें कि ये कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी मैं बनाता हूं, फॉरेन ऑफिस में फॉरेन पॉलिसी बनती है, बाद में कहता है कि नहीं जी वो तबसरा करते हैं ये वो। पाकिस्तान में हर किस्म की, खाली फॉरेन पॉलिसी नहीं, डोमेस्टिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, हर पॉलिसी GHQ में बनती है, हर पॉलिसी आर्मी बनाती है, और इनकी 2 टके की औकात नहीं है। शाह महमूद कुरैशी हुआ, इमरान खान हुआ, शेख रशीद हुआ, असद उमर हुआ, ये जितने भी हैं, फाइनेंस पॉलिसी IMF के डिक्टेशन पे GHQ बनाती है, फॉरेन पॉलिसी अपने टेररिस्टों के और चाइना के डिक्टेशन पे GHQ बनाती है।
तो आज अचानक इन्होंने भारत के साथ, जैसे कि आपने अभी देखा था, बाजवा ने भी बयान दिया था कि हम भारत के साथ नए सिरे से ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं और लेट बायगोन बी बायगोन और ये और वो और मट्टी पाओ, इस तरह के मुसलसल बयानात आ रहे थे। तो अब इनको भारत के साथ शायद ताल्लुकात अच्छे करने चाहते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना, हमारे गुजराती में कहावत है कि वांदरो बुढ़ो भी थे उन्हें तक गुलाटी मारेगो। तो बंदर जो होता है वो कलाबाजी खाने से बाज नहीं आता। तो हरकतें इनकी आज भी वही हैं, भारत के खिलाफ सारी एक्टिविटीज इनकी विद इन द कंट्री, जो नफरत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, जो टेररिस्ट की फैक्ट्रियां हैं वो चल रही हैं। भारत में जहां जहां इनके एजेंट हैं वो फुल काम कर रहे हैं, चाहे वो जर्नलिस्टों की शक्ल में हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस की शक्ल में हो। पॉलिटिशियंस की बात आई है भारत की, तो मैं जरा यहाँ पे ये एक शेयर करना चाहूंगा। वैसे तो मैं कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करता और मुझे कांग्रेस पार्टी से शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन ये साहब हैं जो शीला दीक्षित साहिबा के की गवर्नमेंट के हवाले से केजरीवाल साहब को जो ये जो कर रहे हैं, जरा आप भी देखिए कि ये क्या कह रहे हैं। ये बीजेपी का वर्जन नहीं है, ये देख लें कांग्रेस वो केजरीवाल साहब के बारे में क्या कह रही है। कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि एक गंभीरता से और बड़ी जिम्मेवारी से मैं कहता हूं कि इस दिल्ली में हमारी इस सरकार, मुख्यमंत्री केजरीवाल, उसके कैबिनेट पे मेरे हिसाब से हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। और क्यों करना चाहिए वो मैं तथ्य आपके सामने रखता हूं। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो वो भी चाहते तो हर चीज फ्री कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बिजली फ्री कर देते, पानी, बस, ट्रेन, मेट्रो, हर चीज फ्री कर देते और हो सकता है सदियों तक जीतते चले जाते। लेकिन कुछ कुछ रियायतें देने के बावजूद भी शीला दीक्षित जी की सरकार ने कुछ मूलभूत काम किए इस शहर में। 15 साल में 18 से 40 अस्पताल अगर हमने बनाए, 4000 से 11000 बिस्तरों की तैयारी अगर सरकार की तरफ से की और प्राइवेट सेक्टर ने अलग की, तो किसी कारण से की थी। उसके आपने कभी इश्तहार नहीं देखे, कभी लंबे लंबे नमस्कार मैं मुख्यमंत्री बोल रहा हूं करके इश्तहार नहीं देखे आपके सामने, लेकिन वो काम होते रहे। आज अगर वो 11000 की जगह 4000 बिस्तर होते तो आप समझ लीजिए आज जितने लोग मर रहे हैं उससे शायद 5 गुना ज्यादा मृत्यु हो रही होती रोज इस शहर में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, 2013 में आपको फ्री बिजली पानी चाहिए था ना, आपने हरवा दिया हमको, कोई दिक्कत नहीं, सलाम है आपकी। कभी कभी प्राथमिकताएं बदलती हैं, आपको लगा कि नहीं बहुत हो गया विकास, अब कुछ और रास्ते चलते हैं। लेकिन उस समय जो 10-11 नए अस्पताल बन रहे थे, द्वारका देख लीजिए, बुराड़ी देख लीजिए, मादीपुर देख लीजिए, तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट है दिल्ली सरकार की। मैं आपको वो लिस्ट क्या दिखाऊं, पूरी लिस्ट है मेरे पास दिल्ली सरकार की। इन दोनों कागजों में ये लिस्ट बनी हुई है, कभी कोई चाहेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। 11, 12, 15 अस्पतालों का शिलान्यास शीला दीक्षित जी कर गई थी, सब के सब बंद हो गए हैं। बल्कि एक आरटीआई में जब हमने पता किया तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपने बारे में कहा कि ना हमने कोई नया अस्पताल बनाया है, ना उस पर काम शुरू किया है, ना एक भी नया बेड हमने तैयार किया है। जो कुछ किया है पुरानी सरकारों ने किया है। क्यों अरविंद केजरीवाल, क्यों आम आदमी पार्टी? अगर यही 7-8 हजार नए बिस्तर बन गए होते, 12-15 नए अस्पताल बन गए होते, तो क्या कम से कम 50-100 जाने रोज नहीं बचती? जिस तरीके का हाहाकार दिल्ली में मचा है, कुछ तो कम होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल दिक्कत कम होती, कोई नहीं कह सकता। इतनी भयानक बीमारी है कि कितने भी आप अस्पताल बना लेते, बिस्तर बना लेते, एक स्तर से ज्यादा दिक्कत आती, लेकिन दिक्कत कम आती। अगर मुझे 4 गिलास पानी दिन में चाहिए, 1 गिलास भी मिलता तो प्यासा नहीं मरता मैं। दिल्ली में कम से कम सैकड़ों जाने, हजारों जाने बचती। आपने अपनी राजनीति और अपने वोट के लिए न केवल दिल्ली की राजनीति को सस्ता किया, आपने लोगों की जिंदगी को सस्ता कर दिया। और इसलिए मैं कहता हूं आप पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। जितना भी काम आज हो रहा है, जितने भी आप नए बिस्तर बना रहे हैं, जितनी भी आप फैसिलिटीज बना रहे हैं, सब वो है जो हमारी सरकारें करके चली गई थी। और ठीक है, कुछ भी हम लोग कह लें भारत सरकार का, आप तो रोज रोना रोते हो बिगड़े हुए बच्चे की तरह कि भारत सरकार ने काम नहीं करने दिया, काम नहीं करने दिया। रोज तो आप भारत सरकार के ऊपर लांछन कसते हो, रोज तो आप भारत सरकार पे 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। जब ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही थी, ऑक्सीजन के जो आपके यहाँ यूनिट लगने थे 8, वो नहीं लगे, एक भी चिट्ठी आपने लिखी? केजरीवाल, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की?
आप तो केवल अपने अधिकारों के पीछे भागते रहे कि मुझे एलजी से ज्यादा अधिकार मिल जाए, क्योंकि आपको सत्ता का लोभ था, सेवा का नहीं। सत्ता की जगह अगर आप कहते कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, मेरे 8 सेंटर नहीं बन रहे हैं, तो मैं भी समझता ना कि नहीं, विकास के प्रति आपकी थोड़ी बहुत तो कटिबद्धता है। और आप खुद क्यों नहीं बना सकते थे सेंटर? जो मैंने आंकड़े देखे उसमें हिंदुस्तान में 80 सेंटर 200 करोड़ के करीब बन रहे थे। अरे 164 करोड़ तो आपने दिवाली के, जो एक दिवाली में आपने पूजा पाठ करवाया था अक्षरधाम मंदिर में, उसने आपकी आरटीआई बताती है कि 168 करोड़ खर्च कर दिए। रोज जो आप इश्तहार ला रहे हो जिसमें आप कह रहे हो कि जवान लोग मास्क पहने, जैसे उनको खुद पता नहीं है, उसमें 10, 15, 20 करोड़ आप रोज के खर्च कर रहे हो। हर दिन के इश्तहार पे आप कम से कम एक ऑक्सीजन का सेंटर बना सकते थे। आपके चेहरे देखने की आवश्यकता नहीं थी दिल्ली वालों को, आपकी अपील की दिल्ली वालों को आवश्यकता नहीं थी, आपके पैसे से उनकी सुविधाएं बनने की आवश्यकता थी। और मैं इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली के लोगों को कहूंगा, ठीक है, आप लोगों को सस्ती कोई चीज चाहिए, लेकिन अपनी सरकार पर काम करने का जब से आपने प्रभाव छोड़ दिया है, जब से उनको लगा है कि फ्री फंड की राजनीति बन गई है, दिल्ली की हर व्यवस्था चरमरा रही है और चरमराती रहेगी। अभी तो जैसे मैंने कहा, भारत सरकार का भी बहुत इसमें योगदान है। अच्छा है, आईटीबीपी के बहादुर सिपाहियों ने एक सेंटर खोल लिया जिसमें 500 बिस्तर मिल गए हैं। आर्मी ने और डीआरडीए ने बड़ी बहादुरी से अपने कुछ सेंटर खोले हैं जहां बहुत से हमारे बीमार जाने लगे हैं। अगर ये सब नहीं होता तो क्या होता? आम आदमी पार्टी की तो केवल रोज फोटो आती है कि अब हम 500 यहाँ खोल देंगे, 500 वहां खोल देंगे। अरे जब आईटीबीपी और आर्मी वाले खोल सकते थे सेंटर, तो आप क्यों नहीं बिस्तर बढ़ा सकते थे? बंद कर दो ना सारी सब्सिडी, बंद कर दो हर जगह पैसा डालना, झोंक दो हर रुपया इस चीज में, डाल दो हर पैसा इस चीज में। लेकिन नहीं, आपको विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने में 1 महीना नहीं लगा। 15 दिन में आपने जहां 50-50 हजार मिलते थे, वह 4-4, 5-5 लाख की आप लोग तनख्वाहें पा रहे हो हर महीने, ऑक्सीजन के सेंटर बनाने के लिए आपके पास। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया कि भारत में मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज चाहते हुए या ना चाहते हुए, जानते बूझते या अनजाने में दुश्मनों के हथियार बने हुए हैं। और दुश्मन इस वक्त चारों तरफ से अटैक कर रहा है। अब जैसे देखें, इंटरनेशनल मीडिया का मैं कहता हूं ना, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने तस्वीर लगाई है कि भारत में सड़कों पे लाशें पड़ी हैं और ये और वो, और जबकि ये तस्वीर जो इन्होंने लगाई है, ये पिछले साल गैस लीक में जो किसी की लाश थी उसकी लगाई है। और हजारों रुपयों में, सैकड़ों डॉलर में तस्वीरें खरीदी जा रही हैं शमशान घाटों की और ये वो। क्या ये जो वायरस है ये एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, कि वो सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहा है? क्योंकि सिर्फ शमशान घाट की तस्वीरें चलाई जा रही हैं, कहीं कोई मुस्लिम के मरने की खबर नहीं दी जा रही, कहीं कोई कब्रिस्तान की तस्वीरें नहीं आ रही। तो क्या ये वायरस बड़ा एजुकेटेड है? वो जाता है, पहले पूरी रिसर्च करता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, फिर हमला करता है। और दूसरा, इस वायरस को शायद वीजे का भी मसला है, क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करता। वाघा बॉर्डर से इस तरफ लाहौर है बगल में ही, और इस तरफ दिल्ली है। दिल्ली का हाल खराब है, उधर कुछ भी नहीं है। तो क्या वहां पे बॉर्डर पे उसको वीजा नहीं है इसलिए वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करता? मैं नहीं कह रहा कि जाना चाहिए कहीं, मैं बताना चाह रहा हूं कि ये भारत पे एक अटैक है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, कहीं भी ये वायरस बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहा। तो बड़ी चीजें हैं भाई। और फिर इसके बाद जो अचानक 10, 11, 12 अप्रैल तक फर्स्ट क्लास सब चीजें चल रही थी, अचानक एक हमला होता है। और फिर इसके बाद जो तैयार बैठे होते हैं ना, जैसे वो घुसपैठिए, वो जर्नलिस्ट, राणा अयूब, बीबीसी, CNN, ये वो सब बंदूकें लेकर आ गए, तड़ 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 तड़, मोदी सरकार ये, मोदी सरकार वो, बीजेपी सरकार ये। वैक्सीन क्यों भेजी पूरी दुनिया में? वैक्सीन भेज दी, हमारे पास लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल रहे हैं खान चाचा से, और महाराष्ट्र में कांग्रेस के लोगों से मिल रहे हैं। और एक अजीब कहानी चल पड़ी। क्या ये वॉर नहीं है? क्या ये हमला नहीं है? क्या ये जंग नहीं है?
बिल्कुल ये हमला है, बिल्कुल ये जंग है, बिल्कुल ये वॉर है। एक सोची समझी साजिश के तहत भारत पर अटैक हुआ है। वैक्सीनेशन की कहानी जरा सुन लीजिए अब। वैक्सीनेशन के मामले में भी काफी गलत बयानबाजी होती है। पहली बात तो देश के जो वैक्सीन है उसको एक्सपोर्ट क्यों किया, ऐसा मामला आता है। तो इसमें हम लोगों ने समझ लेना चाहिए कि कुल मिलाकर हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ है उसमें 1 करोड़ वैक्सीन ये हम लोगों ने अलग अलग देशों को मुफ्त में बांटी है, जो एक हमारी डिप्लोमेसी होती है उस डिप्लोमेसी के तहत। और 4-4.5 करोड़ वैक्सीन ये कमर्शियल टर्म्स पर एक्सपोर्ट हुई है, मतलब वो दूसरे देशों को बेची गई है। अब ये क्यों बेची गई, तो हमारे यहाँ पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कोविशील्ड है, यानी हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये सबसे ज्यादा वैक्सीन तैयार करता है। और सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन बनाने का सारा कच्चा माल ये अमेरिका से आता है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका ये जो ओरिजिनल कंपनी का जो नेम है उसके लाइसेंस के तहत ये सारा कोविशील्ड यहाँ पर तैयार हो रहा है। और इसके लिए सारा कच्चा माल रॉ मटेरियल जो लगता है ये सारा का सारा रॉ मटेरियल ये अमेरिका हमको देता है। और इसलिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि हम ये कहेंगे कि रॉ मटेरियल तो हम लेंगे, वो इंपोर्ट करेंगे, लेकिन हम जो वैक्सीन तैयार करेंगे वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसी अगर भूमिका हम लेते तो हमको रॉ मटेरियल क्यों दिया जाएगा। आज एस्ट्राजेनेका ने भारत में बनी हुई वैक्सीन वो अमेरिका ले गया, वो यूज नहीं कर रहे तो वापस भारत को भी मिल रही है, अन्य देशों को भी मिल रही है। तो उनके रॉ मटेरियल से हम बनाकर हम इस प्रकार का एक्सपोर्ट रोक नहीं सकते थे, और इसलिए कमर्शियल टर्म्स पर यह एक्सपोर्ट हुआ है। लेकिन उसके बाद भारत ने भूमिका अमेरिका को और अन्य देशों को यह समझाई कि अभी हमारे यहां पर वैक्सीन की आवश्यकता है और इसलिए हम कमर्शियल एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन आपसे रॉ मटेरियल हमको चाहिए। अब देखिए हम लोगों ने ये जो एक्सपोर्ट किया इसका फायदा क्या हुआ। इसका फायदा ऐसा हुआ कि एक्सपोर्ट तो हमने कम किया, लेकिन अब उसके भरोसे दुनिया के सारे देश हमको मदद कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमको जब आवश्यकता थी तो भारत ने हमको दिया, आज भारत की आवश्यकता है तो सारी चीजें, केवल रॉ मटेरियल नहीं, ऑक्सीजनेटर्स वो हमको दे रहे हैं, हमको अलग अलग प्रकार के जो इक्विपमेंट्स है वो इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। तो कल ही अमेरिका से 2 बड़े जंबो जेट्स ये सारा माल लेकर भारत की ओर पहुंचे। फिर रशिया ने भी फोन करके हमारे प्रधानमंत्री जी से बात की और स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो हमको देने की बात कही। आज पहला स्पुतनिक का जो शिपमेंट है वो हमारे पास पहुंच गया है। इतना ही नहीं तो जर्मनी है, सिंगापुर है, मिडिल ईस्ट है, ये सारे के सारे देश, यूरोप के सारे देश ये भारत को बड़े पैमाने पर जो हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप सारे के सारे इक्विपमेंट्स वो हमको दे रहे हैं। तो अगर हम ये डिप्लोमेसी नहीं करते और उस समय जब हमारे पास ऑक्सीक्लोरोक्विन था उसको हम रोक देते और कहते नहीं जी हमको ही चाहिए, हम नहीं दे सकते, तो शायद आज इतने सारे देश हमारे काम में नहीं आते। अब ये तो हमने जो लोगों को दी उसकी संख्या 1 करोड़ है और हम लोग प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं। तो अभी मई के एंड तक कोविशील्ड का प्रोडक्शन भारत में 10 करोड़ पर मंथ होगा और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का 3 करोड़ पर मंथ होगा और अगस्त में वो 3 करोड़ और बढ़ेगा, मतलब 16 करोड़ वैक्सीन पर मंथ ये भारत में हम लोग तैयार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमने जब ये कांग्रेस के और बाकी लोग बोलते हैं तो इनको पहला प्रश्न ये हमको पूछना चाहिए कि जिस समय भारत बायोटेक ने और सीरम इंस्टीट्यूट ने ये वैक्सीन तैयार की तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा हमारा ये मोदी की वैक्सीन है, इस पर हमारा विश्वास नहीं है और इसलिए हमारे राज्यों में हम इस वैक्सीन को यूज नहीं करेंगे। और ये कहा था कि हम तो इंपोर्टेड वैक्सीन हमको चाहिए। अब ये सारे के सारे लोग क्यों भाई लाइन लगा के खड़े, ये सारे के सारे लोग अब इसी वैक्सीन को क्यों मांग रहे हैं। और विचार कीजिए अगर मोदी जी के नेतृत्व में 16 करोड़ वैक्सीन पर मंथ अगर हम तैयार नहीं करते, हमको कुल मिलाकर 90 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करना है, 180 करोड़ वैक्सीन हमको चाहिए। दुनिया का कौन सा देश हमको वैक्सीन दे सकता। हम इंपोर्ट भी करते तब भी वो सारे के सारे देश उनका वैक्सीनेशन होने के बाद हमको देते। 2 साल तक हम वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। लेकिन हमने आभार व्यक्त करना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में 16 करोड़ वैक्सीन हमारे यहाँ तैयार होगी। तो समझ लीजिए अगले 5 या 6 महीने में, 5 महीने में समझ लीजिए कि हम लोग कम से कम 90 करोड़ लोग जो हमारे 18 साल के ऊपर के
इनका सिंगल वैक्सीनेशन भी करा पाए तो कोविड से हमको निजात मिलेगी, क्योंकि हमने ये देखा है कि कोविड में जिनको पहली वैक्सीन भी मिली है वो इन्फेक्ट तो हो रहा है, लेकिन ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों को दवाखाने में एडमिट होने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो अजीज दोस्तों, भारत से के बारे में ये सारी बात सुनने के बाद अब वापस मैं पाकिस्तान की तरफ आता हूं कि पाकिस्तान के इमरान खान सऊदी अरब गए, नंगे पांव मदीना मुनव्वरा गए। फिर मदीना मुनव्वरा में जब ये इन्होंने पीरनी फकीरनी से शादी की थी ना, पीरनी भगोड़ी से शादी की थी ना, बगैर इद्दत के पूरा किए हुए, तो पीरनी ने इसको कहा था कि तुम मदीना मेरे साथ चलो, और मदीना में रिवायत है कि नंगे पांव एयरपोर्ट से लेके वापस एयरपोर्ट तक नंगे पांव मदीने में घूमना है। इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है कि मदीना में नबी पाक रहते थे तो उन्होंने पता नहीं कहां कहां नमाज पढ़ी हो, कहां कहां सजदा किया हो, तो हम वहां पे जूते पहन के क्यों जाएं। तो भाई साहब फिर ये है कि आपके बहरहाल, खैर मैं इस मसले पे इतना नहीं बोलना चाह रहा, ये सब टोपी ड्रामा है इनका मजहब से कितना ताल्लुक है ये आपको भी अच्छी तरह पता है। इमरान खान के कैरेक्टर का, जो धरनों में लड़कियां फंसा के शादियां करता है, पूरी कौम के लिए धरना दिया हुआ है, और वहां पर रहम खान से शादी की, जो पीरनी फकीरनी के पास तावीज लेने के लिए जाता था, उसका शौहर बेचारा एहतराम के मारे कमरे छोड़ कर चला जाता था, उसको सेट कर लिया, उसके साथ शादी की। जो सिर्फ वजीर आजम बनने के लिए उसने क्या क्या ड्रामे नहीं किए, तो आज ये भी एक ड्रामा कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका इस्लाम, इनका दिखावा हमें अच्छी तरह पता है, हम बिल्कुल वाकिफ हैं, इमरान खान की रग रग से वाकिफ हैं। ये सऊदी अरब गया है, एक तो वो कर्जा, दूसरा इंडिया से डील, कश्मीर पे कंसेशन मांग रहे हैं। इन्होंने सऊदी अरब से कहा है कि हमें कश्मीर पे थोड़ा बहुत तो इंडिया से कंसेशन दे दो। इंडिया बिल्कुल कंसेशन देने को तैयार नहीं। जैसे कि इन्होंने ट्रेड री एस्टेब्लिश करने की बात की थी कि भारत के साथ हम तिजारती ताल्लुकात वापस स्टार्ट करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। इंडिया वाज नॉट इंटरेस्टेड, इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड। इंडिया को अपने दोस्तों का, अपने पार्टनर्स का थोड़ा बहुत मान रखना पड़ता है, इसलिए नेगोशिएशंस चल रही हैं। यू नेवर नो कि कहीं पे कोई ऐसा एग्रीमेंट भी हो जाए। एक और जो थ्योरी चल रही है कि एलओसी को परमानेंट बॉर्डर बना के, जिसके पास जो है, कुछ मेरे कश्मीरी दोस्त हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, उनका भी मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया, तो वो भी कह रहे हैं कि ये हमारे साथ होने जा रहा है, ये मुशर्रफ के जमाने से एक तलवार हम पे लटक रही है और ये हम कबूल नहीं करेंगे, ये वो। लेकिन कश्मीरियों का, जो पाकिस्तान के पीओके के कश्मीरी हैं, उनकी क्या हैसियत है या उनकी क्या आवाज है, ये आपको भी पता है। इनको गुलाम बनाया हुआ है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि एलओसी के इस तरफ आप जाएंगे भारत वाली साइड पे, तो आपको कश्मीर मिलेगा, कश्मीरियत मिलेगी, कश्मीरी जबान मिलेगी, कश्मीरी लिबास मिलेगा, कश्मीरी खाने मिलेंगे, कश्मीरी कल्चर मिलेगी, पूरा कश्मीरी डेमोग्राफी वहां पे जिंदा मौजूद है। लेकिन जो ही आप एलओसी क्रॉस करेंगे तो पहला फर्क आप ये देखेंगे, आप एलओसी पे खड़े हो जाएं, आपको पहला फर्क भारत की तरफ देखें तो आपको कश्मीर हरा भरा, जंगल, दरख्त, सब चीजें मिलेगी। पाकिस्तान की तरफ देखें, सारी लकड़ियां काट के जंगल साफ करके खा गए हैं। दूसरा, कश्मीरी लिबास आपको कश्मीर में नहीं मिलेगा। आप पीओके में कहीं भी चले जाएं, आपको शलवार कमीज मिलेगी। आपको पंजाबी जबान, वहां पे कॉमन जबान पंजाबी जबान बोली जाती है, या फिर दूसरे नंबर पे उर्दू है। लेकिन कश्मीरी अब बहुत कम लोग बोलते हैं, आज की जनरेशन को तो आती भी नहीं है। फिर आपको खाने, कल्चर, टोटल पंजाबाइज हो गया है। तो कश्मीरी पीओके के जो है, उनके विचारों की तो कोई हैसियत नहीं है कि वो कोई चीज पे ऑब्जेक्शन कर सकें। लेकिन भारत क्या करता है, अब ये देखना है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू एग्रीमेंट होने जा रहा है। जो कोविड के हालात हैं और जो है, इसके बावजूद पाकिस्तान का इतना बड़ा डेलीगेशन पिछले 5 दिन से बाजवा वहां पे बैठा हुआ है। कुछ ना कुछ तो कहानी है। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी का एक्स CEOS
राहिल शरीफ जो भाजपा का बॉस हुआ करता था, वो सऊदी अरब में शुरता है, शुरता अरबी में पुलिस को कहते हैं। तो वो सऊदी अरब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का बॉडीगार्ड है, उसका पर्सनल सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर है। जाहिर है वो पाकिस्तान का वहां पे एक पॉइंट ऑफ व्यू इनके कानों में डालता रहता है। तो एक बहुत बड़ी लंबी गेम चल रही है। लेट्स सी, लेट्स वेट कि इसका आउटकम क्या होता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो पाकिस्तान का डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंचा है, इससे कुछ हफ्तों पहले ही भारत का भी बड़ा हाई डेलीगेशन मौजूद था सऊदी अरब में और काफी डिस्कशंस हुई थी। अब उम्मीद है कि पाकिस्तान के डेलीगेशन के वापस आने के फौरन बाद भारत का डेलीगेशन भी सऊदी अरब पहुंचेगा और कहीं ना कहीं देख पक रही है। अब देख पक के खुलेगी तो पता चलेगा कि इसमें क्या है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।